से देखो असली मकसद क्या है जीवन का, रामायण का जो हिस्सा वनवास दिखाई दे। गौर से देखो असली मकसद क्या है जीवन का, रामायण का जो हिस्सा वनवास दिखाई दे। और माना इस लम्हे में हमको सब कुछ मुश्किल दिखता है, माना इस लम्हे में हमको सब कुछ मुश्किल दिखता है। हो सकता है दुनिया को इतिहास दिखाई दे। मान्यवर निष्पक्ष निर्णायक महानुभाव एवं मेरे समक्ष उपस्थित विध्वस्त गणमान्य श्रोता, जैसा कि विदित है आज की इस प्रतियोगिता में मेरा विषय है राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र निर्माण से संबंधित है और इसी की संदर्भ व्याख्या और विश्लेषण के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र की नैतिकता का मूल्यांकन उस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक, उस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की विचारधारा और उसके अंदर राष्ट्र निर्माण या राष्ट्रभक्ति की भावना की उत्तेजना पर निर्भर करता है। मैं अगर कहते हैं हम कोई राष्ट्र यदि कहता है कि मैं समृद्ध हूं, मैं सशक्त हूं, इसका सीधा तात्पर्य है कि वो राष्ट्र, उस राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपने अंदर अपने मन में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना को लेकर चलता है। मैं थोड़ी सी ताकीद बात करना चाहता हूं सर। यदि आजकल हम कहते हैं कि एक रोमर फैला रखा है कि यदि भारत की सेना की वर्दी पहन के, इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के हाथों में AK-47 लेकर केवल घूमना अगर देशभक्ति बताया जाता है तो शायद ये गलत होगा। कोई कहता है कि खाकी खाल के रूप में शांति और अमन की बात फैलाना देशभक्ति है, तो ये भी केवल इतना बात करना मेरे हिसाब से गलत होगा। मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानना है और मेरे ऐसे मानना है कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर पड़े हुए कचरे को उठाता है और उसे डस्टबिन में डालता है तो ये भी उसकी देशभक्ति है। यदि पर्यावरण को देखते हुए कोई व्यक्ति वृक्ष को लगाता है और पर्यावरण की सुरक्षा करता है तो वो भी उसके माने में देशभक्ति है। यदि सांप्रदायिक मतभेद को देखते हुए एक लॉजिक है 1909 मार्ले मिंटो एक्ट है, जिन्होंने इतिहास को पढ़ रखा है, तो जब अंग्रेज सांप्रदायिकता को भड़काने के लिए एक नियम लाए तब भारत में जो भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके कई युवा पदाधिकारी थे, उन्होंने विद्रोह की भावना को जागृत किया। जो कांग्रेस कभी अहिंसा के मार्ग पर चलती थी उसने क्रांतिकारी स्वभाव को अपनाया, तो शायद उस वक्त वो भगत सिंह की देशभक्ति थी। सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मेरा ऐसा मानना भी है कि किसी भी राष्ट्र में यदि सांप्रदायिक तौर पर हो, यदि व्यक्तिगत तौर पर हो, यदि हम 100% रूप से अपना समर्पण राष्ट्र को देते हैं तो ये राष्ट्र निर्माण या राष्ट्रभक्ति है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। युगों शताब्दियों पहले मगध का एक अदना सा ब्राह्मण था चाणक्य, मन में थोड़ी सी राष्ट्र निर्माण की भावना को रखता था। जब विदेशी आक्रमण हुए तो उसने भारत के प्रत्येक सम्राट, प्रत्येक राजा के दरवाजों की चौखटों पर दस्तक दी और एक निवेदन किया कि देश लूटने वाला है, देश बर्बाद होने वाला है, आपसी मतभेदों को छोड़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। सबने उसका तिरस्कार किया। अंत में बड़ी अपेक्षा, बड़ी उम्मीद के साथ वो नंद के राजा धनानंद के पास गया। उसने वही अपेक्षा रखी कि राष्ट्र खतरे में है, हम सबको एक होना होगा। नंद के राजा धनानंद ने भी उसका तिरस्कार किया। परिणाम ये रहा कि जब उस अदने से ब्राह्मण के मन में राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हुई तो सड़क पर खड़े 5 साल के बच्चे को उसने भारत का सबसे बड़ा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनाकर छोड़ दिया। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, ये विषय इतना विस्तृत है, मैं केवल चंद पंक्तियां मुझे याद आती है और अशोक चारण साहब ने कही भी है कि अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका। अपने भारत क्या है साहब, भारत के प्रत्येक नागरिक में ये बच्चे बैठे हैं आज, इनके मन में भी राष्ट्र भावना की, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना जागृत है। राजनीति विज्ञान के आप छात्र हैं। अशोक चारण साहब ने कहा है कि अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने बंदूकों की नालों की शक्ति पर चलते होंगे इराक, ईरान और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति पर चलता होगा चाइना, उससे भी बड़ी बात अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों, मेरे और आपके लिए सौभाग्य का विषय है कि दुनिया में एकमात्र मेरा और आपका एक मुल्क हिंदुस्तान आज भी अपनी संस्कृति, अपने सम्मान, अपनी योग्यता और यहाँ के प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र निर्माण की भावना को जागृत करके चलता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।